हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर मोशन को। लास्ट लेक्चर तक अभी तक अपन ने पढ़ लिया है वर्क पावर एनर्जी। और वर्क पावर एनर्जी अगर देखा जाए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा है अपन ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन सर्कुलर मोशन, इसमें ये दोनों चैप्टर का यूज होने वाला है प्योरली। वर्क पावर एनर्जी भी यूज होगा, न्यूटन्स लॉ भी यूज होगा, और साथ में जो अपन ने शुरुआती चैप्टर्स पढ़े हैं 1D एंड 2D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, तो वो कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाले हैं यहाँ पे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। एक स्टेप पार करोगे, मतलब पिछला वाला आपको अच्छे से आना चाहिए तो ही आगे वाला समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर मोशन है, जैसा कि नाम चैप्टर का नाम बता देता हूँ, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं सबसे पहले तो, सर्कुलर मोशन। अब अगर बच्चों आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो सर्कुलर मोशन नाम का कोई चैप्टर नहीं मिलने वाला वहां पे आपको। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में सर्कुलर मोशन नाम का कोई चैप्टर नहीं है। तो अब बट ये है कहां, तो एनसीईआरटी में नहीं है तो कहां है? जैसा कि मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था वेक्टर को टुकड़ों में 3 चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर का बेसिक एक चैप्टर में दिया है, एक चैप्टर जो अपन ने अभी वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, और उसका जो बेसिक होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर, वो सारी कहानी दी हुई है का मोशन इन प्लेन में। और जो बचा वेक्टर प्रोडक्ट, उसको दिया हुआ है अगले वाले चैप्टर में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल नाम से एनसीईआरटी में चैप्टर मिलेगा, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में दिया है। ऐसे ही अगर बच्चों सर्कुलर मोशन के बारे में बात की जाए तो सर्कुलर मोशन भी 2 चैप्टर में दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिला के 2 या 3 चैप्टर में। सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा बेसिक तो दिया हुआ है मोशन इन ए प्लेन में। मोशन इन प्लेन मतलब जब प्लेन में मोशन होता है, उस वाले चैप्टर में थोड़ा सा चिपका रखा है। थोड़ा न्यूटन्स लॉ में मिल जाएगा आपको, और थोड़ा सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, वापस से जैसा वेक्टर में किया था वैसे ही सेम कहानी मैंने सारा सबको मिला के एक साथ कर लिया सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन एनसीईआरटी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, बट क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में टुकड़े टुकड़ों में 3 जगह इसको दिया हुआ है। ठीक है, अपन ने इसको एक पूरा अलग ही चैप्टर का नाम दे दिया है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में होता क्या है, एक तो आपको नाम से पता लग रहा होगा सर्कल। ये सर्कुलर जो टर्म है, सर्कुलर टर्म कहां से मिलके बनी है? सर्कल से। और सर्कल आप लोगों ने 9th 10th में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है सर्कल के बारे में, मैथ्स में। ठीक है बच्चों, तो सोचो जरा, अपने दिमाग पे जोर डालो कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है, ये दिमाग पे जोर डालो। तो सर्कल का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वीडियो पोस्ट करके आप अपना सोच सकते हो, डेफिनेशन रफ में लिख सकते हो कि आपने क्या डेफिनेशन 9th 10th में पढ़ी थी। डेफिनेशन वापस सर्कल की मैं वही लिखाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, और मोशन तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं, मोशन एंड रेस्ट क्या टर्म है, इसके बारे में अपन आगे भी पढ़ चुके हैं। बहुत पिछला प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत सारा इनके बारे में पढ़ लिया है, मोशन के बारे में। मोशन एंड रेस्ट चैप्टर की काइनेमेटिक्स की शुरुआत ही मोशन एंड रेस्ट से होती है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जरा ये लिखो, सर्कल का डेफिनेशन लिख के देखो आप, सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। वीडियो पॉज करो जल्दी से, और पीछे रफ में सर्कल का डेफिनेशन लिखो। टूटी फूटी जो भी डेफिनेशन आपको आती है, देख के नहीं लिखनी कहीं से, ना तो मोबाइल से देखना है, ना आपके नोट्स से, मैथ्स कहीं मैथ्स वाली बुक 9th 10th की, उससे देख के नहीं लिखनी। बिना देखे अपना आपको ये देखो कि आपको कितना याद रहा अभी। 9th 10th की कहानियां कुछ याद है या सब कुछ गोलमोल हो गया, या कुछ कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है। ठीक है ना, तो सर्कल का डेफिनेशन एक लिखना आपको। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं बताता हूँ, देखो क्या डेफिनेशन होती है। सर्कल क्या है, देखो आपने कुछ अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग नाम या अलग अलग लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है इसकी। ऑब्वियसली अगर 100 स्टूडेंट लिखेंगे सर्कल के डेफिनेशन, तो सबकी डेफिनेशन अलग अलग बनती है, अगर कॉपी नहीं करी है तो क्या होता है, देखो सर्कल की डेफिनेशन, एक पॉइंट होता है इसमें फिक्स पॉइंट। ये हो गया, मान लो ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गए। अब ये क्या है, सर्कल क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इस फिक्स पॉइंट से ये तो फिक्स पॉइंट आ गया, इस फिक्स पॉइंट से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो इस फिक्स पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ये ले ली मैंने, एक पॉइंट ये आ गया। 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ये ले ली मैंने, एक पॉइंट ये आ गया। ऐसे इस फिक्स पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं क्या बच्चों? एक ये आ गया, एक यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ। तो फिक्स पॉइंट पे, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन,
उन सभी पॉइंट्स को कंबाइन रूप से सर्कल बोला जाता है। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है ना बच्चों, इस फिक्स पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को बोला जाता है क्या, ये सभी पॉइंट्स को कंबाइनली सर्कल बोला जाता है, या ऐसा बोला जाता है लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लोकस भी बोला जाता है। लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल विच हैव ए विच हैव फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो ये इन सभी की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर तो क्या हो गया बच्चों, इस सर्कल का रेडियस हो गया। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस सर्कल का रेडियस। इसको एक नया नाम देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, जो भी आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा। और ये फिर जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है क्या, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है ना बच्चे, इसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये तो सर्कल का डेफिनेशन हो गया 9-10 वाला। आपको अगर हो सकता है कुछ बच्चों को लोकस वाली टर्म नहीं पता हो, तो कॉम्बिनेशन लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पार्टिकल, या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, जो इस फिक्स पॉइंट से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। अच्छा, जरूरी नहीं 10 सेंटीमीटर, 5, 3, 100 कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना बच्चों, ये जो फिक्स या फाइनाइट डिस्टेंस होती है, इस फाइनाइट डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक डेफिनेशन तो मुझे वापस से लिख देनी चाहिए सर्कल की। ठीक है, जो आप लोगों ने 9-10 में भी पढ़ी है, सर्कल। तो सर्कल क्या है, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल। मैं लोकस लिखता हूं मैथ्स की लैंग्वेज में, आप चाहो तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल या बंच, ऐसा कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट मैं लोकस लिख रहा हूं। ठीक है ना, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन लिखना जरूरी है, क्योंकि ये प्लेन में ही बनता है बच्चों, सर्कल प्लेन में बनता है। अगर यही कहानी स्पेस में चली जाएगी, 3D में चली जाएगी, तो ये जो मोशन है ना, सॉरी, ये जो ज्योमेट्री है, अभी ये जो बन के आ रहा है सर्कल, ये सर्कल बन जाता है बच्चों स्फीयर, हॉलो स्फीयर बन जाता है। ठीक है ना, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन लिखना जरूरी है। 2D में ही सारे पॉइंट्स, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, इससे 10 सेंटीमीटर यहाँ 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 बहुत अलग 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 बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट मुझे वही पॉइंट्स लेने हैं जो बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हैव फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। अब ये फाइनाइट मिनिमम डिस्टेंस ही हो, है ना, फाइनाइट में ये डिस्टेंस की बात करो, है ना, ऐसा नहीं सर ऐसे घूम घूम के डिस्टेंस है क्या, मिनिमम डिस्टेंस ऐसे ही लिखाते हैं उसको। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हैव फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो बच्चों अलग अलग डेफिनेशन में थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज वेरिएशन है, बाकी सबका जो कंबाइनली मींस सबका अगर मतलब सब हर एक डेफिनेशन का मीनिंग यही है। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट आया है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फाइनाइट डिस्टेंस है, ये जो फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस, ये जो फाइनाइट डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो कहानी हो गई बच्चों अपने, ये जो सर्कल की डेफिनेशन, फिक्स पॉइंट, फाइनाइट डिस्टेंस और ये सारी, ये तो अपन ने 9-10 में पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने आपको याद दिलाया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भूल चुके होते हैं, इसलिए अगर यही सेम डेफिनेशन को बच्चों में इन ए प्लेन की जगह अगर इन ए स्पेस कर दूं ना, तो ये सर्कल की जगह बन जाएगा स्फीयर, 3D में आ जाएगा फिर। ठीक है, इन ए प्लेन बोले तो 2D में तो बनेगा क्या है, सर्कल। ठीक है, यही डेफिनेशन, इन ए प्लेन की जगह इन 2D में भी लिखा जा सकता है। अब सर्कुलर मोशन क्या है, फिजिक्स पे आते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों, अगर कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल हो, बहुत पार्टिकल बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, गाड़ी बोल दो, आदमी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई भी पार्टिकल अगर इस सर्कल पे मूव कर रहा है ना, तो इस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन ए सर्कल या इन ए सर्कल, जो भी बोलो आप, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कल, अलोंग द लिख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा वर्ड। मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कल मींस अगर कोई भी पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग चल रहा है, मतलब यहां से यहां से यहां ऐसे 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 जा रहा है, घूम रहा है, घूम के यहां आ गया, तो इस मोशन को बोलेंगे क्या अपन, इस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन।
ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं मोशन ऑफ पार्टिकल। अब फिजिक्स की शुरुआत हो गई, वापस से मैथ्स थी, ये भी आपको लिख लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या लिख रहा हूं देखो, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कल। अब सर्कल ज्योमेट्री तो आप जानते हो ना बच्चों, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कल इज कॉल्ड मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कल। ठीक है, तो इसको बोल दिया अपन ने क्या, सर्कुलर मोशन। अब ऐसा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, ये जो पार्टिकल का जो मोशन है इसको क्या बोल दिया अपन ने, सर्कुलर मोशन। ये किसका मोशन हो रहा है बच्चे, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन। अब देखने से आपको लग रहा है जो सर्कुलर मोशन है ये एक प्लेन में होता है या 2D। तो सर्कुलर मोशन जो है ना 2D मोशन का एक एग्जांपल है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन था ना, प्रोजेक्टाइल को अपन ने फेंका था, पैराबोला बना था, याद आया कुछ न कुछ, टाइम पीरियड, मैक्सिमाइट रेंज, भूल गए सर हम सब कुछ, रिवाइज करना बच्चों वापस से। ठीक है, तो ये 2D मोशन का एक एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन जो है 2D मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन, अपन ने चैप्टर का नाम ही लिखा था मोशन इन अ प्लेन, तो ये भी मोशन इन अ प्लेन है, इसीलिए तो इसको उस चैप्टर में दिया हुआ है, थोड़ी सी कहानी इसकी वहां दी गई है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर मोशन है बच्चों, इसको 2D मोशन भी बोला जाता है या मोशन इन प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, मोशन इन प्लेन का एक एग्जांपल है ये। ठीक है, सर्कुलर मोशन, तो इस ये जो है 2D मोशन का भी एग्जांपल है, और साथ में 2D मोशन को अपन एक और क्या नाम दे सकते हैं, मोशन इन ए प्लेन। अब आप ये देखो बच्चों कि कौन कौन से ऐसे पार्टिकल, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल आप अपने दिमाग में सोच लो जरा, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी हो बता दो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप आइडेंटिफाई करो, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, अपनी आंखें बंद करो, आपको बहुत सारे एग्जांपल याद आ जाएंगे सर्कुलर मोशन के। आंखें बंद करो जल्दी से, ध्यान मुद्रा में चले जाओ, जैसे योगा करते हैं ना, योगा वाली सिचुएशन में या फिर उस मुद्रा में चले जाएं आप आंख बंद करके, तो आपको रियलाइज होगा कि आपको सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में से निकल के आ रहे हैं, पर जाओगे तब ना वीडियो पॉज करके। तो चलो मैं लिखता हूं, देखो सबसे पहला एग्जांपल जो बच्चों के दिमाग में आता है, अर्थ का मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन जो है, सन अपन ये मानते हैं कि जो अर्थ का मोशन है वो सन के अराउंड ऐसे 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 सर्कुलर मोशन हो रहा है, साथ में अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड भी सर्कुलर मोशन कर रही है, वो बात अलग है। बट मैं लिखता हूं क्या, मोशन ऑफ, एग्जांपल क्या हो गया, मोशन ऑफ सन अराउंड द सन, एक एग्जांपल तो ये हो गया। बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, अरे यहां गलत लिख दिया, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और एक है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। देखो दो चीजें अलग अलग है, मैं समझाने के लिए ट्राई करता हूं। देखो बच्चों, यहां पे सन है, ये सन आ गया मान लो, और ये अपने पास अर्थ आ गई, छोटी सी अर्थ। ये सन तो बड़ा सा, मेरी मुट्ठी को आपने सन मान लिया, ये चौक छोटी सी अर्थ है, तो ये ऐसे गोल 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 घूम रही है। तो अर्थ का जो मोशन है वो क्या आ गया, अर्थ का मोशन सन के अराउंड हो रहा है, और साथ में ये जो अर्थ है ना, ये स्फेरिकल, ये ऐसे ऐसे खुद भी घूम रही है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है ऐसे ऐसे, शायद आपको मोशन दिख रहा हो इसका। ठीक है, तो दो मोशन है, सर्कुलर मोशन के दो एग्जांपल मैंने लिख दिए, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप कभी मेले वगैरह में गए हो, वहाँ एक झूला होता है वो बड़ा बड़ा सा, वो झूले में बैठ जाओ आप, और जब वो चलना शुरू कर देता है तो आपका मोशन जो है, आप उसमें पॉइंट हो गए। मान लो आप, वो झूला जैसे जैसे घूमना शुरू करता है, आपने यहाँ से बैठे उसमें, यहाँ से बैठ के लटक गए उस झूले में, वो होता है ना टोकरी सा, उसमें बैठ गए यहाँ से, तो यहाँ से बैठ गए, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ऐसे घूमते 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 आपका मोशन भी सर्कुलर मोशन हो गया है। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है,
साइकिल देखी होगी आपने, साइकिल या बाइक, उसका पहिया होता है, उसके पहिए पे अगर कोई भी पार्टिकल, पहिए पे मान लो आपकी बाइक खड़ी है और पहिए पे चींटी चढ़ गई और वो चींटी वो पहिए पे घूम रही है, तो उसका मोशन भी क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। जब बाइक चल रही होती है तो बाइक जो चल रही है वो जो सर्कल रिम पे, जिसको अपन रिम बोलते हैं, जहाँ टायर लगा होता है वो टायर भी घूम रहा होता है, उसका मोशन भी सर्कुलर। ऐसे बहुत सारे, वो मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मीन्स उसमें दो मोशन है, सर्कुलर भी है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट ये सर्कुलर मोशन के एग्जांपल आप लोगों को समझ आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहां तक की कहानी आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, नहीं लिखा है तो अब भी लिख सकते हो। अब मैं इसको मिटाना ही पड़ेगा अब तो। अगले पॉइंट्स पे आते हैं, देखो अपन क्या है। अब देखो एक टर्म आती है जो अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना बच्चों, काइनेमेटिक्स, याद आया काइनेमेटिक्स? एक मिनट, ये गया। काइनेमेटिक्स में अपन ने जब शुरुआत करी थी तो मोशन एंड रेस्ट, उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यही सारी कहानी अपन ने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स में। तो वही सारी काइनेमेटिक्स भी अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं अपन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो जो टर्म अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी ना बच्चों, क्या क्या, सबसे पहले मैंने पढ़ाया होगा, आपको याद हो तो मोशन एंड रेस्ट के बाद में अपन आए थे पोजीशन, पोजीशन के बाद आया था डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद आया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बाद आया था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फिर एवरेज एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन जीरो तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वो सारी इक्वेशन लगी थी, एक्सेलरेशन वेरिएबल तो वो सारे इंटीग्रेशन करके अपन क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। याद आया, इससे कुछ कुछ पढ़ा था अपन ने, मोशन इन 1D में पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं उसको, या मोशन इन 1D भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही सारी कहानियां वापस से यहाँ रिपीट होगी, बट थोड़े अलग वे में, अलग ढंग में, अलग अंदाज में आएगी ये सारी कहानियां, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिखता हूं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की जो काइनेमेटिक्स है वो क्या है, देखो उसको लिख लेते हैं हेडिंग। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, हेडिंग आ गया अपना काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जिस टाइप से अपन ने वहां पैरामीटर पढ़े थे ना बच्चों, क्या क्या पैरामीटर थे, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उसी टाइप पे यहाँ पे भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला पैरामीटर आता है अपने पास में एंगुलर पोजीशन। फर्स्ट वाला पैरामीटर क्या है बच्चे, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे अपन ने पोजीशन, वहां पे जब अपन ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था बच्चों, तो वहां पोजीशन बताने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर उसमें पोजीशन दिया था, फिर कोऑर्डिनेट लिखा अपने 2,3 या 7,8 डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी जो एंगुलर पोजीशन है ना बच्चे, एंगुलर पोजीशन के लिए क्या है, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल मान लिया, ये सर्कल आ गया, तो ये जो सर्कल है ना, इस पे एंगुलर पोजीशन बतानी है मुझे पार्टिकल की। क्या, अगर मुझे पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन पता करना है यहाँ पे, तो ये एक लाइन होती है जिसको रेफरेंस लाइन बोला जाता है, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन आ गई, इसको लिख दिया मैंने क्या बच्चे, रेफरेंस लाइन, ये तो रेफरेंस लाइन आ गई, ठीक है। पूरा लिखूं, एक सेकंड पूरा लिख देता हूँ, रेफरेंस लाइन, या शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाओगे। रेफरेंस है भी डेफिनेशन में लिखूंगा ना मैंने रेफरेंस, तो आपको समझ आ जाएगा ये रेफरेंस है, ठीक है। ये तो रेफरेंस लाइन है। अब मान लो यहाँ ये जो सर्कल है ना बच्चों, पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करते 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 ऐसे घूम रहा होगा, किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ पार्टिकल आ गया अपने पास। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का, ये सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये सेंटर आ गया। तो पार्टिकल का जो सर्कल का सेंटर है ना, ये सेंटर से ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का रेफरेंस लाइन से एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पार्टिकल का ये लाइन जो है, इसको बोलते हैं अपन क्या बच्चे, पोजीशन वेक्टर,
क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, तो ये लाइन होगी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, तो ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर ये लाइन हो गई, इसका रेफरेंस लाइन से जो एंगल है ना इसको बोला जाता है क्या, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, वो जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर सेंटर के रेस्पेक्ट में, जो सर्कल का सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो और उसका रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बन रहा है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एंगुलर पोजीशन। तो मैं एंगुलर पोजीशन का डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चे। एंगुलर पोजीशन का डेफिनेशन क्या है, देखो 1 मिनट, हाँ, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, एक सेकंड, the angle made by the angle made by the angle made by the position vector of particle with respect to center, ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर, with respect to center, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आया ना, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वाली जो लाइन है उसका रेफरेंस लाइन से क्या एंगल है उसी को अपन ने बोले क्या, एंगुलर पोजीशन। तो द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर विद रेफरेंस लाइन, with the reference line, ये मैंने पूरा लिख दिया रेफरेंस, और शॉर्ट में लिखा, रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन हो गई। ठीक है, अब ये जो एंगुलर पोजीशन है ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जैसे पोजीशन होती है ना, पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, 10 मीटर 5 मीटर, तो ये तो होगी अपने पास क्या, एंगुलर पोजीशन। अब अगर एंगुलर पोजीशन देखा जाए बच्चे, तो ये बेसिकली एक एंगल है क्या, ये क्या हो गया, एंगल हो गया क्या, ये रेफरेंस लाइन से पार्टिकल का क्या एंगल बन रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ये जो एंगुलर पोजीशन है ये रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करती है, क्यों करती है, देखो उसके पीछे का रीजन, हेडिंग एक लाइन लिख रहा हूं मैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल depends on रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करती है। कैसे करती है, देखो ध्यान समझना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ये एक सर्कल आ गया, ये सर्कल आ गया, ठीक है। अब एक लाइन तो मैंने बना दी, ये रेफरेंस लाइन बना दी, ठीक है ना, इसको फर्स्ट लाइन नाम दे देते हैं, रेफरेंस लाइन जो है ना ये 1 हो गई। अब मान लो अगर पार्टिकल यहाँ पे है, और ये सेंटर आ गया, ये क्या आ गया अपने पास, सेंटर, ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अभी कौन सी डायरेक्शन में एंगल है बच्चे, यहाँ पे पार्टिकल अगर है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूं इस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, 30 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन हो रही है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, सोचो जरा, ये रेफरेंस लाइन से अगर देखा जाए, ये रेफरेंस लाइन से पार्टिकल ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन देखा जाए, तो क्या हो गया, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम रेफरेंस लाइन 1। ये रेफरेंस लाइन 1 है ना, ये मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मान ली रेफरेंस लाइन। मैं यहाँ से ना ये वाले एग्जांपल से मैं ये वाली लाइन आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा ना एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। तो अगर मैं रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल लेता हूँ तो पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन क्या आ रहा है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री कौन सी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंगुलर पोजीशन बदल के यहाँ कर देता हूँ बच्चे, ये रेफरेंस लाइन बदल दी मैंने, तो ये रेफरेंस लाइन 2 कर देता हूँ, ठीक है ना, ये रेफरेंस लाइन 2। तो सेकंड वाली जैसे मैंने रेफरेंस लाइन बदल दी ना बच्चे, रेफरेंस लाइन बदलते से क्या होगा,
रेफरेंस लाइन जैसे ही मैं बदलता हूं तो उस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन भी बदल जाएगा। अब ये पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन, रेफरेंस लाइन अब वर्टिकल होगी, सेकंड वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे वर्टिकल होगी, तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल है अपना 60 डिग्री हो गया बच्चे। ये वाला एंगल क्या हो गया अपने पास 60 डिग्री। तो एंगुलर पोजीशन जहां पार्टिकल की पहले 30 डिग्री आ रही थी, 30 डिग्री कब आ रही थी, जब रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल थी, रेफरेंस लाइन मैंने वर्टिकल कर दिया तो एंगुलर पोजीशन बदल गई। तो यहां क्या लिख दूं मैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 60 डिग्री। अब यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे के बच्चे, ये वाली डायरेक्शन अगर देखी जाए, ये वाली रेफरेंस लाइन से देखा जाए, ये वाली रेफरेंस लाइन से पार्टिकल इधर है क्या, पार्टिकल इधर है क्या, ठीक है, ये वाली रेफरेंस लाइन से देखा जाए तो पार्टिकल इधर है क्या, रेफरेंस लाइन अगर मैं वर्टिकल ले लूं तो पार्टिकल इधर है, ये इस डायरेक्शन में घूमना पड़ रहा है मुझे, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 60 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम रेफरेंस लाइन टू। तो अब आपको यहां से ये समझ आया होगा बच्चे कि अगर मैं रेफरेंस लाइन बदल दूं, अगर मैं रेफरेंस लाइन बदल दूं तो पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन भी बदल जाता है। तो अपने को यहां से क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन है ना, जो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एंगुलर पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है, रेफरेंस लाइन पे, ठीक है। अब इसके बाद अगर एंगुलर पोजीशन के बारे में बात की जाए तो इसके अगर यूनिट की बात करूं तो ये सिंपली एंगल है क्या, तो अगर मैं यूनिट लिखूं इट्स, अगर इसका यूनिट लिखा जाए ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एंगल के जैसे ही मान लो आप, ठीक है ना, ऐसा यूनिट अगर लिखा जाए इट्स ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियन, ठीक है, रेडियन हो गया इसका ऐसा यूनिट, क्लियर है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l0 t0। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि एंगुलर पोजीशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अपना रेफरेंस लाइन पे, क्लियर है। नोट करो जरा, वीडियो पॉज करो यहां तक की कहानी। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक की कहानी आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म आती है क्या अपने पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अपन ने नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, उसी टाइप से एक होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो एंगुलर पोजीशन हो गया, ठीक है। एंगुलर पोजीशन के बाद क्या आता है अपने पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी लिख देता हूं, यहां तक की कहानी लिख लेना है पहले आप लोगों को, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन पूरा लिख लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो जैसे अपन ने वहां नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, तो यहां भी आ गया अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लेता हूं जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलो नेक्स्ट है अपना सेकंड पॉइंट क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सेकंड लिख देता हूं मैं आपका, एक मिनट, सेकंड आ गया अपना बच्चे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी कहानी समझते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों एक अलग अलग टर्म है, दोनों सेम सेम नहीं है, ठीक है। तो समझा देता हूं जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। मान लो ये सर्कल आ गया बच्चे, ये सर्कल पे अपन ने ये रेफरेंस लाइन ले ली है, ये हो गई अपने पास क्या, रेफरेंस लाइन हो गई ये वाली, ठीक है, ये हो गई अपने रेफरेंस लाइन। अब मान लो पार्टिकल की कोई ना कोई एक पोजीशन है,
और वो अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो शुरुआत की पोजीशन में मान लेता हूँ टाइम t1, टाइम t1 पे कोई पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है, ये पोजीशन वेक्टर आ गया, और यहाँ का जो टाइम है ना वो मैंने क्या मान लिया बच्चे t1, और ये वाला एंगल जो मान लिया θ1, ठीक है। तो इसका अगर पोजीशन लिखा जाए तो θ1 एंगुलर पोजीशन क्या होगी, ये इनिशियल पोजीशन, ये वेक्टर आ गया, ये एक पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल मान लो यहाँ पे है। अब यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू करता है और वो चलते चलते आगे बढ़ रहा है, यहाँ आगे बढ़ते 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 मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ का जो टाइम, यहाँ का टाइम है ना, यहाँ का टाइम अपन ने क्या मान लिया बेटा, यहाँ का टाइम है t2, ठीक है, यहाँ का टाइम हो गया t2, और यहाँ का अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो ये ऐसा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो इसका अगर मैं एंगुलर पोजीशन देखूं, इसका t2 का जो अगर एंगुलर पोजीशन देखा जाए बच्चे, t2 का अगर एंगुलर पोजीशन देखा जाए तो t2 का ये एंगुलर पोजीशन यहाँ से कितना आगे बच्चे, ये वाला एंगल सपोज मैंने θ2 मान लिया, ठीक है, θ2, हाँ ये θ2। तो अब एंगुलर ये जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो जब ये पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया था, इससे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं हम, पार्टिकल ने कहीं से चलना शुरू किया दूसरी जगह पे पहुंच गया तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी इसी टाइप से क्या है, यहाँ पे चलना शुरू किया पार्टिकल ने, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ था, क्या इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ है, फाइनल पोजीशन वेक्टर यहाँ है, दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है ना, ये वाला एंगल घूमा है वो, मतलब इनिशियल में पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ आ गया, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, पार्टिकल यहाँ था इनिशियल टाइम t1 पे, और फाइनल यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ से लगा के ये यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को अपन बोल देते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चे, वो जो टाइम इंटरवल है, कौन सा टाइम इंटरवल, t1 से t2 तक, उस टाइम इंटरवल में पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल रोटेट कर लिया, ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख भी देता हूं मैं, क्या है देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख देता हूं। तो एंगल थ्रो which the position vector of the moving particle rotates in a given time interval is called its angular displacement, ठीक है, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास में कि पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने लैंग्वेज में लिख भी दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ से अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं बच्चों, सेम यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर वेक्टर, वो सारी कहानी समझते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये लिख रहा हूं मैं, जो इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट आप सबको पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो एक एंगल ही निकल के आएगा, ये एक एंगल ही निकल के आएगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लगा के यहाँ तक अगर देखा जाए तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन, फाइनल एंगुलर पोजीशन, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ये भी तो एक एंगल है ना, तो इसका यूनिट भी वही हो जाएगा क्या, रेडियन, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसका यूनिट अगर लिखूं मैं ऐसा, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट लिखा जाए तो ये होता है बच्चे क्या, रेडियन, ठीक है। और डायमेंशन में ब्रैकेट में लिख देता हूं m0 l0 t0, क्योंकि ये भी तो एक एंगल है ना, ठीक है। अच्छा एक लाइन और लिख रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चे, ये एंगुलर, ये रेफरेंस लाइन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एंगुलर पोजीशन, मैंने एंगुलर पोजीशन बताया था ना आपको, एंगुलर पोजीशन क्या होता है, रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है। रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर दिया था मैंने,
तो एंगुलर पोजीशन बदल गई थी। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, क्योंकि चाहे मैं रेफरेंस लाइन यहां ले लूं, चाहे रेफरेंस लाइन यहां ले लूं, यहां से यहां तक का एंगल तो वही रहेगा ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बच्चे? रेफरेंस लाइन बदलने पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल जाएगा। मींस अगर ये रेफरेंस लाइन की जगह मैं ये वाली रेफरेंस लाइन ले लूंगा ना, तो भी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंगुलर पोजीशन और फाइनल एंगुलर पोजीशन के बीच का एंगल वही रहेगा। ध्यान रखना, ये मेजर डिफरेंस है। अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें, वेक्टर है या स्केलर है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर या फिर स्केलर? अगर सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डेल्टा थीटा वाली टर्म, ठीक है, तो ये है स्केलर। अब आपको लगेगा स्केलर क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। मींस डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ क्या होता है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू b प्लस a, इसको फॉलो नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। बट इसमें एक टर्म और मैं बता रहा हूं, अगर ये वेरी स्मॉल है बच्चे, वेरी स्मॉल, इनफिनिटली स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला है ना d थीटा हो बच्चे, ये वेक्टर है। आपको लगेगा सर ये कैसा? क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 इक्वल टू d थीटा 2 प्लस d थीटा 1। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपको ये होगा कि ऐसा और कोई फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अब ये वाली क्वांटिटी जो है ना, वेरी स्मॉल या इनफिनिटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है ना स्मॉल वाली टर्म होती है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। अब आपको लगेगा सर आपको कैसे पता लगा है? वेक्टर लॉ आपको पता है कि a प्लस b, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू b प्लस a हो जाए, तो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये नहीं करता। अब ये मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, आपको अगर हकीकत में देखना है तो मैं बता देता हूं कैसे, किस टाइप से आप इसको वेरीफाई करोगे। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर लॉ को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस बड़ा होगा तो वो स्केलर होगा, छोटा होगा तो वेक्टर होगा। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं नीचे वाले पे स्टार मार्क कर देता हूं। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। बट ऊपर वाला डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, इसलिए वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। आपको लगेगा सर ऐसा क्यों? देखो मैं करके बताऊं। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट मान लो, आप इसको वेरीफाई करके देखना। एक बार क्या बड़ा 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट करना, इसको है घुमाना 90 डिग्री, ठीक है, दो बार घुमा के देखना, d थीटा 1 बड़ा बड़ा करके देखना, छोटा छोटा करोगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। मींस छोटा करोगे ना तो वेक्टर एडिशन फॉलो हो जाएगा, बड़ा करोगे तो नहीं होने वाला। अब आपको लगेगा सर ये वेक्टर की डायरेक्शन कैसे ले? अब यहाँ पे अभी आप एक काम करो बेटा, ये पूरा लिख लो बस ये। अभी इसका वेक्टर की डायरेक्शन में आगे आपको और भी वेक्टर आएंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सभी की डायरेक्शन कैसे दी जाती है वो मैं आपको भी सिखा दूंगा आगे। और वो जब सीख लेंगे ना तो ये वाली टर्म आप खुद से वेरीफाई करके देख लेना कि किस टाइप से है, मैं आपको बता भी दूंगा कि उसको वेरीफाई करके देख। तो बस अभी अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे ना, इसलिए मैंने वेक्टर स्केलर तो बता ही दिया। आप इसको यहां तक ध्यान रखो बस अभी, ठीक है ना। इसको वेक्टर स्केलर जो है ना, इसको आप बस याद कर लो कि ये ऐसा है। इसका वेरीफाई या प्रूफ अपन आगे कर लेंगे जब इसका वेक्टर का डायरेक्शन देखना मैं सिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर में चाह रहा हूं यहीं पे क्लोज करते हैं।
बाकी की कहानी इसके बाद की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और आगे अपन आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आज वाले लेक्चर में आपको एक बात और बोल दूं बच्चों कि जो पुराना पढ़ा था ना अपन ने शुरुआत में, सबसे पहले काइनेमेटिक्स की शुरुआत करी थी मोशन इन 1D में, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, वो सारी कहानी एक बार नोट्स से पढ़ लेना, वीडियो देखने मत बैठ जाना, नोट्स पढ़ने सारे के सारे, फिर ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक की कहानी। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, एंगुलर डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब एंगुलर डिस्टेंस इतना रिलेवेंट टर्म नहीं है यहाँ पे कि उसके बारे में पढ़ाया जाए या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो अपन उसको स्किप करते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चीज और ध्यान दो, अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है ना लगातार, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, यहां से घूमना शुरू किया, यहां से घूमना शुरू किया, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पूरा एक साइकिल करा तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अब ऐसा नहीं कि वो यहां से घूम के यहां आ गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ उसका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है ना, यहां से घूमना शुरू किया था, घूम रहा है, डायरेक्शन नहीं बदली, फिर दूसरा साइकिल होगा तो भी जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहां से घूम के पार्टिकल यहां आ गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं हुआ, घूम रहा है। अगर पार्टिकल देखो यहां से घूमना शुरू किया, मैं डायग्राम बनाता हूं थोड़ा अच्छा सा, ये वीडियो पॉज करके आप कहानी लिख लेना। ठीक है, ये सर्कल आ गया, अब पार्टिकल ने यहां से घूमना शुरू किया, सपोज यहां से घूमते पार्टिकल यहां आ गया तो 90 डिग्री का उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये ऐसा नहीं है डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल अगर यहां से घूमते यहां तक आ गया, यहां से घूम के यहां आ गया ना, तो पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 180 डिग्री या पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे पार्टिकल घूमते यहां आ गया, चल रहा है, आगे बढ़ गया, यहां 270 डिग्री हो गया और पूरा कंप्लीट साइकिल कर लेगा, यहां आ गया तो यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होगा, ना कि जीरो तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग टर्म है बच्चों। ठीक है ना, ऐसे अगर पार्टिकल ने दूसरा साइकिल शुरू कर दिया, दूसरे सर्कल पर दूसरा साइकिल शुरू कर दिया, मींस दूसरी बार घूमना शुरू कर दिया उसी सर्कल पर, मैं अलग करके बता रहा हूं, यहां तक आ गया तो एक सर्कल में 2 पाई हुआ था, दो सर्कल में हो जाएगा 4 पाई रेडियन। ठीक है, जीरो नहीं होगा आगे। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जब तक घूमता रहेगा जब तक उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा, अगर डायरेक्शन बदल ली तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देना, एक डायरेक्शन का इधर वाला प्लस है, जिसे अपन डायरेक्शन मानते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, वहां तो अपन क्या मानते हैं, ऐसे राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, यहां तो पॉजिटिव नेगेटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी मानना पड़ेगा। ये वाली डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव मान ली, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, मैंने इधर घूम रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर घूमेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स में अपन करेंगे। ठीक है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो घूमने के अकॉर्डिंग माननी होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल क्यों? क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन दी जाएगी ना आई वाले, वो एक्सिस के अलोंग होती है, इससे आगे समझ आएगा वो कैसे होती है। ठीक है बच्चे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, आगे वाले लेक्चर में अपन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे बच्चों। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।